किबला पिछले साल दिसंबर 2023 में आपसे गुफ्तगू हुई, उसमें आपने कुछ प्रेडिक्शंस की जो 2024 में होने जा रही हैं। उसका एक रिकैप दीजिए कि आपने क्या फरमाया और उसके किस हद तक जो है वो प्रेडिक्शंस ठीक हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने उसमें जंगों के हवाले से गुफ्तगू की थी, बहरान, क्राइसिस, फाइनेंशियल, फूड क्राइसिस जो अभी तक उस तरह से वाज़े नहीं हुए, लेकिन फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्राइसिस नहीं आया अभी, सिर्फ प्राइस बढ़े और जंगें बहुत ज़्यादा फैली, लेकिन मैंने उसमें जो डिटेल्स दी थी उसके अंदर बॉर्डर्स चेंज होने की वो अभी तक नहीं हुआ। और बहुत सी उसमें डिटेल्स दी थी कि जो इंटरनेशनल जो हैं वो पॉलिटिकल हालात काफ़ी ख़राब होंगे, जियोपॉलिटिकल हालात के साथ साथ इकोनॉमिकल क्राइसिस और जंगों का मैंने उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरली वाज़े किया था। और कुछ नए बीमारियां और पेंडेमिक्स के तरफ इशारा किया था। तो हमने नाजरीन के लिए है कि वो तफसील से अगर वो देखना चाहें तो वो पिछले साल का हमारा जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, तो वो तफसील से वो देख सकते हैं। किबला ये फरमाइए कि अब 2024 अपने अख्तिताम को आखिरी क्वार्टर में आ चुका है, अभी आपका क्या रीडिंग क्या है इस पूरे साल के बारे में? देखें, कुछ लोग कह रहे थे कि 2024 का फर्स्ट क्वार्टर जो है वो मोस्ट डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा उसमें मुश्किलात और इम्पैक्टफुल होगा। और मेरा अंदाज़ा ये था कि फ़र्स्ट क्वार्टर नहीं होगा बल्कि लास्ट क्वार्टर होगा जिसमें हम हैं, जिसमें जंगें बढ़ेंगी, एस्केलेशंस जिस कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि एक शिद्दत जो है वो इख्तियार करेंगी और एक रीजनल वॉर की शक्ल इख्तियार करेंगी और फिर एक शायद ग्लोबल वॉर में हम चले जाएं। और ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद हम एक ग्लोबल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएं, जिसके अंदर ना चाहते हुए भी ये लोग जैसे कहते हैं कि नहीं हम अवॉइड कर लेंगे जंगों को, जैसे ईरान का था कि हम जंग अवॉइड कर सकते हैं, तो लेकिन दे ऑलमोस्ट गॉट ड्रैग्ड इनटू इट, वो उनको खींच लिया गया है। इसी तरह से मेरा अंदाज़ा ये है कि इसमें अमेरिका भी आ जाएगा, इसमें रूस भी आ जाएगा, इसमें चीन भी आ जाएगा, इसमें बरतानिया, यानी सारे इसमें, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिर्फ 2 मुल्कों से शुरू हुई थी और वो जब ख़त्म हुई तो 76 ममालिक 76 कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व थे। तो इसी तरह से मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो है हम एक बहुत बड़े ग्लोबल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 आती हुई देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि ऐसा है, होगा कुछ ना कुछ। दूसरा जो एक इसके अंदर बुरी चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि एक मैंने पिछले 2-3 साल से मुसलसल एक बात कही है कि एक जंग जिसमें कन्वेंशनल वेपन्स कम इस्तेमाल होंगे, यानी लोग तोपों का, गोलों का, मिसाइलों का, बंदूकों का इस्तेमाल कम करेंगे, बल्कि उसमें बायोलॉजिकल वेपन्स होंगे। उसके अंदर जैसे खाने का जो है वो बहरान ईजाद किया जाएगा कि जिनके पास खाना वो खाना दूसरों का रोक देंगे। कमोडिटी क्राइसिस होगा, साथ साथ क्या होगा कि एनर्जी क्राइसिस आएंगे। तो उसमें पेट्रोल और गैस को जो है वो लोग यूज़ करेंगे कि जो ऑयल सप्लाइज कंट्रीज़ हैं वो ऑयल सप्लाई बंद करें, जिसकी वजह से आपको पता दुनिया चल रही है उस पर। सिर्फ कारें नहीं हैं बल्कि पूरा निज़ाम बहुत से ममालिक का उसी के ऊपर बेस करता है। इसी तरह से पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस जो है उसका आपको पता है कि यूरोप सबसे बड़ा यूज़र है इन द वर्ल्ड। 70% ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन यूरोप, स्पेशली इन विंटर। तो 70% दुनिया की जो गैस है वो यूरोप में इस्तेमाल होती है, क्योंकि इनकी बाइंग पावर ज़्यादा है उनके और फिर घर घर में नेचुरल गैस का इस्तेमाल है। सिर्फ हाँ, यानी हर जगह पे है, पूरी इंडस्ट्री उसके ऊपर बेस करती है। तो ये क्या होगा कि ये अभी वेपनाइज्ड हो जाएगा, जिस तरह से लोगों ने करेंसीज को वेपनाइज किया है। वेपनाइज करने से क्या मुराद है? वेपनाइज का क्या होता है, जब इसको जैसे मिसाल के तौर पे हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें। मैं आपको खुदा ना करे, एक आदमी कहते हैं ना मैं गोली नहीं मारूंगा, मैं आपकी सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ी होगी तो मैं आपकी गैस बंद कर दूंगा, तो आप सर्दी से वैसे ही मर जाएंगे। तो ये वेपनाइजिंग है। जैसे अभी इन्होंने क्या किया कि भाई डॉलर हमारा पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी डॉलर है और आपने इसको कहते हैं पेट्रोल डॉलर, तो जिसने भी वो पेट्रोल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं उसने डॉलर में खरीदने हैं। तो उसने कहा जी हमने अपना सेंक्शन लगा दिया, डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अब आप कुछ नहीं खरीद सकते, अब आपको ब्लैक में खरीदना पड़ेगा, तो आपको डबल प्राइस पे रहना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉलर को वेपनाइज किया, इन्होंने डॉलर को हथियार बना दिया। जब हथियार बनाया तो फिर क्या होता है कि हर आदमी उस हथियार का तोड़ सोचता है। इनके पास बंदूक है तो मैं भी बंदूक ले लेता हूँ, इनके पास तलवार है तो मैं भी तलवार ले लेता हूँ, इनके पास अभी इन्होंने तोप ले लिया, ये मिसाइल ले आए हैं तो मुझे भी मिसाइल चाहिए, इनके पास एटम बम है तो मुझे भी एटम बम चाहिए, अब ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुके हैं तो मैं न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता हूँ। तो इसी तरह से क्या हो रहा है कि अब लोग
इसी अक्टूबर के अंदर मीटिंग है बहुत बड़ी जो 22 से 24 अक्टूबर को होने वाली, जिसके अंदर रशिया के अंदर ब्रिक्स की मीटिंग है, जिसके अंदर नई इकोनॉमी, नई करेंसी के ऊपर बहसें हो रही हैं कि डॉलर को हमने डी डॉलराइजेशन करना है। इन्होंने इसको हथियार बनाया तो हम उसके मुकाबले में हथियार बनाएंगे, हम नई करेंसी लाएंगे जो कि गोल्ड बैक्ड होगी और हम इनको इकोनॉमिकल क्राइसिस में डाल देंगे। क्यों ये हमारे सामने के लिए जिन अब आपको नहीं मालूम कि ये ब्रिक्स क्या है, उसके बारे में ज़रूर रोशनी। तो उसमें जो है ये चाइना, रशिया, ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स बनाया था, 4 ममालिक ने मिलकर बनाया था इसको, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर बाद में उन्होंने उसको कर दिया ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका को शामिल किया, हमें एक अफ्रीकी मुल्क भी चाहिए। तो आइंदा जो है ये बिगेस्ट इकोनॉमीज होंगी और ये इसमें कुछ और ममालिक को निशान। अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल है, ये क्या है? ये बेसिकली नेटो के पैरेलल है। नेटो के पैरेलल और अमेरिका का जो ब्लॉक है उसके मुकाबले में बनाया जा रहा है। नेटो और अमेरिका यानी हथियार के लिहाज से भी और इकोनॉमी में IMF और वर्ल्ड बैंक और ये अमेरिका का जो पूरा सिस्टम, पूरा इस वक्त दुनिया में जो अमेरिका की हेजमनी है उसको तोड़ने के लिए एक नया पूरा का पूरा मोनोपोली को तोड़ने के लिए बनाया गया है। तो इस क्या ये ब्रिक्स के मार्ज़े वजूद तो ऑलरेडी आ गया, लेकिन जब ये मुतहर्रिक होगा तो हम ज़्यादा फ्रिक्शन देखेंगे ऑन ग्लोबल स्केल, या क्या होगा? अब क्या होगा कि लोग शिफ्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पिछले साल मीटिंग की तो उन्होंने जो है वो कुछ नए मेंबरान बनाए, उसमें 6 नए मेंबर बनाने थे, जिसमें ईरान था, सऊदी अरब था, UAE, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र और उसमें उन्होंने बनाया है इथियोपिया और अर्जेंटीना को। लेकर अर्जेंटीना ड्रॉप हो गया, उन्होंने वहाँ पे अमेरिका ने इलेक्शन के अंदर जो भी किया वो उसमें जो प्रो ब्रिक्स था उसको हरवा दिया और जो एंटी ब्रिक्स था वो जीत गया। तो अब क्या होगा कि इंटरनेशनली जो पॉलिटिक्स है वो कंट्रोल्ड है, वो एक इलेक्शन के नतायज पहले से मालूम होते हैं, वो कह देते हैं कि ये पार्टी जीतेगी। एक होता है कि वो पोल्स में मकबूल होता है, मरतबा पोल में मकबूल नहीं होता, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की चाहत ये होती है कि इसी ने जीतना है या ये आदमी वाले, और ये हर जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे सनारियोज और ऐसे हालात बनेंगे कि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उनका एक पोलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिर मीडिया के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जाता है और फिर एक यानी मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जैसे बहुत से ममालिक ने, जैसे अफ्रीका के 8 ममालिक ने रूस को निकाल दिया, उसको फ्रांस को निकाला, रूस को ले आए हैं ब्रिक्स में से। यानी तो अब वो ऐसे से उनको मेंबरशिप मिलेगी वहाँ पे, फिर वो रूस प्लांट लगा रहा है, एनर्जी प्लांट लगाएगा, फिर न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। उनको 25,000 टन गंदम मुफ्त दी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है गंदम का वो रूस है। तो वो कहे भाई हम आपको, वो फ्रांस नहीं कर रहा था, हम आपके लिए वो करेंगे। फिर आपका सोना निकलता है, हम आपको क्या करेंगे कि सोना आप ही कैसे निकालेंगे, आप ही क्या फैक्ट्रीज बनेंगी जो आप मिसाल के तौर पे 20 करोड़ डॉलर का सोना बेच देते थे और वो 20 अरब डॉलर का जो है बन जाता था जब चला जाता था, क्योंकि वो कहते थे मट्टी है जब ये भट्टी में रिफाइन होगी, इसको आग में जल के कुंदन बनेगा तो होगा, तो फिर हम ये इसकी कीमत निकलेगी, वो आपके पास नहीं है। तो हम इसको लेके जा रहे हैं फ्रांस, हम इसको लेके जा रहे हैं बरतानिया, हम लेके जा रहे हैं अमेरिका, हम जर्मनी, बेल्जियम, तो हम इसको बनाएंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं, चाइना और रशिया कह रहे हैं हम आपके यहाँ फैक्ट्रीज लगाएंगे, हम लेंगे शेयर, लेकिन मेजॉरिटी शेयर आप ही को मिलेगा। ये नहीं है कि 2%, 2-4% आपको मिल जाएगा, बाकी सारा हम खा जाएंगे। हम आपको 50% ज़्यादा आप खाएंगे और अफ्रीकी ममालिक को तरक्की देंगे। तो बहरहाल कि ये सब जो है झुकाव बजाय वेस्टर्न कंट्रीज के रशिया की तरफ, अब वो ईस्ट की तरफ, लुक ईस्ट, जो पूरा का पूरा शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंतकाल अल-कुदरत मिन अल-ग़र्ब इला शर्क़, इस शिफ्ट ऑफ पावर। क्या हो रहा है कि हम मगरबी दुनिया से मशरक़ी दुनिया की तरफ 600 साल से 650 साल से तकरीबन जो मगरबी दुनिया का कंट्रोल है पूरी दुनिया पे, ग्लोबल अर्थ यानी ज़मीन कुर्रा अर्ज़ पे, वो अब हम ख़त्म होता देख रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अब ये पूरा का पूरा शिफ्ट होगा और शिफ्ट होने के बाद ये किसी यूनिपोलर सिस्टम में नहीं जाएंगे हम, यानी एक कुदरत सबको कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि कई जो हैं वो ममालिक इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि आपने पिछली गुफ्तगू में आपने फरमाया था कि जो मिडिल ईस्ट है इसके हालात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे, जो कि हमने देखा है कि हुआ है। अब इस बारे में ईरान की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बहुत सारे अहबाब का ख्याल ये है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट बर वक्त हुई है, बहुत सारे अहबाब कहते हैं कि लेट हुई है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे कि एक लोगों के अंदर बहुत से बदगुमानियाँ पैदा हों। सबसे अहम चीज़ ये है कि भी बदगुमानियों का शिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यानी हम एतमाद रखें, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और एक इत्तेहाद और क़ुव्वत का सबब बने।
लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी रीडिंग ये थी, और मैं पिछले साल से ही ये कहना शुरू हो गया था कि जब वो ईरान के यानी जंग से पहले ही उन्होंने ईरान के साइंसदानों को, इसराइल ने, अमेरिका ने साइंसदानों को, ख़ासतौर से मोसाद ने मारना शुरू कर दिया था। साइंसदानों को मारा, उनके जर्नलों को मारना शुरू किया, सब कुछ शुरू किया अमेरिका इसराइल ने। तो मैंने उस वक्त कहा था कि भाई इनको क्या करना चाहिए कि ये फ़ौरन रिएक्शन दें। हमें इसी हफ्ते पता चला है कि अभी ईरान ने ऐलान किया कि हम अमेरिका के साथ सारे नेगोशिएशंस जो हैं वो तोड़ रहे हैं, जो डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे। कतर के ज़रिए, ओमान के ज़रिए, बिहाइंड द सीन्स से, स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए, मुख्तलिफ ममालिक के ज़रिए वो उनके साथ नेगोशिएट करते थे या उनके साथ राब्ते ताल्लुकात बाकी थे, बरकरार थे। तो अब ईरान ने ऐलान किया कि ये जितने भी ताल्लुकात थे हम ये तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये धोखा में दे रहे हैं। तो वो बार बार क्या कह रहे थे, वो एक ही धोखा दे रहे थे, रिस्ट्रेन का। आप रुक जाएं, अभी हमला ना करें, अभी फ़ौरन रिएक्शन ना दें, रद्द अमल ना दें, हम रोक लेंगे, हम अभी रिवर्स करवा, हम अभी रुकवा देंगे, सीज़ फायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये वो पहले से मुसलसल बातें वो झूठ बोल बोल के ईरान को धोखाते चले जा रहे थे कि भी हम आपको इसका कुछ ना कुछ फ्रूट, फल मिलेगा आपको। ईरान ने अपने दुश्मन पे भरोसा करके धोखा खाया है, लेकिन इस सब के नतीजे में एक बहुत बड़ा ईरान को फ़ायदा ये हुआ है कि अब दुनिया का कोई आदमी ईरान को ये इल्ज़ाम नहीं दे सकता कि ईरान जंग चाहता था। कि ईरान ने 1 साल तक कोशिश की कि जंग को टाल दिया जाए, अवॉइड करे, जंग जो है वो जंग में मुलव्वस ना हो ईरान। तो इस का नतीजा ये है कि भाई आज हर आदमी कह सकता है कि ईरान ने जंग नहीं चाही और अब मजबूरन जंग में आए इस सब्र का। तो अब ईरान ने देखा कि नहीं, ये नहीं हो रहा। जब कुछ शहादतें हुई या कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद फिर ईरान ने रिएक्शन दिया और फिर लोगों ने उसको पसंद किया और फिर उसका उनको पॉजिटिव या मुस्बत जो है वो समर नज़र आया कि भाई नहीं, हमें रिएक्शन देना चाहिए था। और अभी वो कह रहे हैं कि भाई वो अपनी फेस सेविंग के लिए, सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए जो है वो इसराइल हमला करेगा ईरान के ऊपर और ईरान को रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अमेरिका ने उनको पैगाम दिया। तो ईरान ने कहा नहीं, अगर वो हमला करेगा तो हम उसको, जो भी हमने हमला किया उससे कई गुना ज़्यादा उसको रिएक्शन देंगे। तो ये पहले से करना चाहिए था। बात यहाँ तक लेट हो गए। हाँ, यानी बात यहाँ तक ना पहुँचती। देखें, रुद्दुल हसरा रुद्दुल हजरा मिन है, सो ये जो नहज बलागा में मौला अमीर इस्लाम का फरमान हदीस है, आप फरमाते हैं कि जहाँ से पत्थर आए उसे वहीं पे पलटा दो, क्योंकि शर बग़ैर शर के नहीं रुकता। जब तक आप किसी को इनका जवाब पत्थर से नहीं देंगे वो बाज नहीं आएगा। तो अब क्या हुआ कि ईरानी, देखें, जो इंसान खुद नेक होता है ना, वो समझता है कि ये मेरे साथ नेकी ही कर रहा है या ये मेरे साथ भलाई से पेश आ रहा है या ये सच बोल रहा होगा। हम क्योंकि ऑनेस्ट हैं, हम सच्चे हैं, तो ये भी हमारे साथ सच बोल रहा होगा। और वो ये सोचता है कि भाई हमें कह रहे हैं कि नहीं, अब आप अभी हमला ना कीजिएगा, आप अभी जवाब ना दें, हम रुकवा देंगे, हम माफ़ी मंगवा देंगे या हम रिएक्शन नहीं होने। और वो करते 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 यहाँ तक नौबत आई कि उन्होंने इतने जो हैं बड़े बड़े शख्सियात को, फिगर्स को, मजहबी अस्करी क़ुव्वतों के और साइंसी जो दानिश्वर थे, उन सब को जो है उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, उन्हें शहीद कर दिया। जिसके नतीजे के अंदर जो है आज लोगों के अंदर एक गम गुस्सा है, एक नफ़रत है, एक मायूसी और एक बेसबाती और शक की वो कैफियत पैदा हो रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शक ना करें, यानी ये मिस्टेक थी, ये जानबूझ के नहीं। जैसे लोग अभी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये बिके हुए थे और इन्होंने पैसे खा के जो है वो सब कुछ किया। उसमें कुछ ईरानियों ने भी कहा कि भाई हमने कुछ जासूस पकड़े हैं, सही है, लेकिन ये शक करना कि नहीं, जर्नैल बिके हुए थे, सब कुछ बिका, सारा सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम बिका हुआ था और इन लोगों ने जानबूझ के अपनी शख्सियत को मरवा दिया है, ये गलत है। ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। उसमें चंद अफराद अगर कोई इन्होंने जासूसी की हो तो वो और हैं, वो ठीक है, अंदर ही के लोग थे जिन्होंने जासूसी की, लेकिन ये ओवरऑल जो एक परसेप्शन वो हो रहा है। अभी देखें, कई मिलियन, 2 यानी 2.5 मिलियन के करीब गज़ा में लोग बेघर हो गए हैं और 1.5 से 2 मिलियन के करीब अभी इस वक्त लुबनान में लोग बेघर हो गए। तो ये हालात ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा गम गुस्सा, एक शदीद यानी कह लें कि मायूसी और वो, यानी हर आदमी, बच्चा भी ये सवाल कर रहा है कि तकलीफ़ में है, बच्चा भी, हम कहीं पे जा रहे हैं ना, मुझे ये सवाल कर रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। तो मैं सबसे कहूँगा इमोशनल नहीं हो, जितना कर सकते हैं अपने तौर पे आवाज़ बुलंद करना, उनकी मदद करना और उनके लिए ख़ुद अपने आप को इतना मजबूत करना कि कल, क्योंकि अभी मेरा अंदाज़ा ये कि अभी हालात मज़ीद बदतर होंगे। अच्छा, हाँ, मज़ीद बदतर होंगे। तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमें बेहतर होने से पहले भी काफ़ी बदतर होंगे। तो उन बदतर हालात के अंदर हमें पहले से नफसियाती, रूहानी, जिस्मानी
लिहाज से और हर लिहाज से अगर इससे पहले तैयार होना चाहिए। आइंदा क्या होने वाला है उसकी तरफ जाएं, अभी हम पूरा रिकैप करते हैं कि हम करंट सिचुएशन से क्या गुजरे। मसलन ये है कि अभी लेबनान की जो सूरत हाल है हिजबुल्लाह के लिहाज से सैयद हसन नसरुल्लाह की हाल, उसके बारे में आपकी व्यूज़ बताएं। अच्छा देखिए, अब जो कुछ हुआ है उसके मैं आपको ये सिंपल सा ये कहूँगा कि किसी भी एक अगर जब एक निज़ाम बना लिया जाता है ना, एक सिस्टम बन जाता है, तो उस सिस्टम के नतीजे में याद रखें कि शख्सियात चली जाती हैं, उनको रिप्लेस करने वाले शायद इतने मजबूत ना हों, उतने जहांदीदा और उतने बावकार और उतने करिश्मेटिक करिश्माती शख्सियत के मालिक ना हों या उतने वेल स्पोकन ना हों। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिस्टम बैठ जाएगा, ख़त्म हो गया। सिस्टम चलता रहेगा और ये सारी तंजीमें चलती रहेंगी, और एक सिस्टम जो बन गया है वो बाकायदा मुकाबला कर रहा है और मुकाबला होता रहेगा। तो इसलिए ये मैं बहुत सी बातें खुल के नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं यानी इतना ज़रूर कहूँगा कि नाउम्मीदी जो है वो ना फैलाएं, क्योंकि यानी अभी वो वक्त नहीं आया कि हम नाउम्मीद हो जाएं। यानी अभी सिस्टम इतना मजबूत है कि रिएक्शन जो है वो जितना लोग समझ रहे हैं, जितना दुश्मन एक फैलाने की कोशिश कर रहा है, ख़ुद दुश्मनों में बहुत ज़्यादा इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है, शुबह को शुबहात की कैफियत है, और ख़ुद उनके अपने सियासतदानों से लोग सवालात कर रहे हैं कि भाई उनके जो हैं लीडर मारे जा रहे हैं और वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, और आप लोग तो बंकरों में बैठे हुए घुस के छुपे बैठे हैं, और ना आपके बच्चे कहीं पे फ्रंट लाइन पे हैं। तो ये किबला, आज दोपहर को आपने एक वाक़या बताया था सैयद सिस्तानी के बारे में, दाइश के बारे में, जब ख़त्म हो गई तो वो मैं चाहूँगा कि आप दोबारा। ये कई साल पहले की बात है कि जब दाइश के ख़िलाफ़ फतवा दिया सैयद अली सिस्तानी ने, मरजा शियान जहान, उन्होंने फतवा दिया कि भी हर ख़ानदान से एक आदमी दाइश के मुकाबले के लिए इराक़ में जाए। फिर बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो ट्रेंड हैं और ये लोग अप्रूव करेंगे और वो दाइश का मुकाबला करें। और दाइश का मुकाबला किया और उन्होंने उसको शिकस्त दी। जब तो उनके बाद बहुत से उलमा जमा हुए पूरे इराक़ से और दुनिया भर के उनके नुमाइंदगान आए। तो उनके एक नुमाइंदे ने मुझसे कहा कि मैं उस मीटिंग में था और उन्होंने कहा आपको मुबारक हो, आपको फ़तह हुई, आप दाइश को शिकस्त दे दी इराक़ ने, और वो आपके फतवे के नतीजे में हुआ। तो उन्होंने उस वक्त फरमाया कि भाई माँ बाद दाइश असवा, यानी जो दाइश के बाद होने वाला है वो बदतर है। तो वो सारे नुमाइंदगान दूसरे को देख के चुप हो गए, कि हम इसकी वजाहत हमने नहीं तलब की कि वो परेशान कुनंदा बात थी कि क्या होने वाला है। तो उनका कि इराक़ में भी सियासी सूरत हाल और उसके बाद के जो दुनिया भर में हालात होने वाले हैं, वो दाइश के बाद के हालात जो हैं वो बदतर होंगे और काफ़ी कुछ होगा। तो मैं उसकी तरफ से, आगा सिस्तानी ने फरमाया कि मैं उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो उस वक्त लोग कहते थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या कहना चाह रहे हैं, या क्या किस तरफ इशारा कर रहे हैं, या ये क्या देख रहे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसी तरह से सूरत हाल बाज़ ऐसी होती हैं कि जो इन रूहानी शख्सियात जो चीज़ें ये जो ऑब्ज़र्व करते हैं हालात से, तो इंसान देखें हालात को स्टडी करना चाहिए, इकॉनमी को स्टडी करना चाहिए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल आलिमु बिज़मानिही ला तहजुम अलैहिल लवाबिस। तो ये जो शुबहात और जो हैं वो उस पर हमला आवर नहीं होते जो अपने ज़माने की इल्म रखता है, अपने ज़माने की चीज़ों का। वेपनाइजिंग कमोडिटीज़ को वेपनाइज करने का आपने जिक्र किया। आखिरी बात बिफोर वी गो टू द प्रेडिक्शंस फॉर 2025, तो ईरान कैसे कमोडिटीज़ को वेपनाइज करके अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है, इस बारे में आपकी राय? देखिए, अभी कमोडिटीज़ का क्या होगा, जैसे मैं सिंपल सी मिसाल दूँ अब आपको। EVs यानी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, अब 2025 में नॉर्वे ने सबसे पहले दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। पूरी दुनिया में सबसे पहले वो ख़त्म करेंगे 2025 में। उनके बाद वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्वीडन है, डेनमार्क है, ये सब ममालिक आ रहे हैं। फिर बरतानिया ने 2040 का ऐलान किया। 2030 के बाद ये नई गाड़ियाँ कहते हैं पेट्रोल और डीजल नहीं लेंगे, 2040 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2040 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी। सब ममालिक ने ना, एक यूरोप अमेरिका में एक वो साल बता दिया कि इस साल से हम ये नहीं करेंगे। तो अब क्या किया कि इन्होंने साथ ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोड्यूसर है, 100 से ज़्यादा कंपनियाँ, उनकी 100 से ज़्यादा कारें बनाने वाली कंपनियाँ हैं चाइना की। तो पहले सिर्फ एक यानी जैसे टेस्ला चल रही थी, वो उन्होंने उसके मुकाबले में बड़ी बड़ी बेहतरीन गाड़ियाँ बना दी हैं, प्राइस भी कम है और उसकी रेंज ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया कि यूरोपियंस ने कहा कि जी नहीं, हम इनके ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे, इनके ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे टैक्स लगेंगे, तो जाके ये जब बेचेंगे तो क्योंकि वो सस्ती दे रहे हैं तो हर आदमी के कहा मैं ये ले लूँगा। अब जैसे नॉर्वे स्वीडन के अंदर ऑलरेडी लोग गाड़ी नहीं ले रहे,
वो सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही ले रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मौलाना यहाँ पे तो पूरी मार्केट जो है वो चाइना खा गया। टेस्ला को 10,000 यूरो अपनी कारों पे कम करना पड़ा मार्केट से कम्पीट करने के लिए। फी कार उनको 10,000 यूरो, $10,000 नहीं, यानी $12,000 के करीब उन्हें कीमत कम करनी पड़ी कम्पीट करने के लिए चाइनीज़ मार्केट से। तो वो कह रहे हैं नहीं, हम उनके टैरिफ इतने ज़्यादा लगा देंगे कि इनको ये जितने की गाड़ी बेचेंगे, मिसाल के तौर पे अगर वो 20,000 की गाड़ी बेचते हैं, 25 की बेचना चाहते हैं, तो हम 5-10 हज़ार उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे ताकि वो 35 से कम बेच ही ना सके गाड़ी, ताकि फिर हम कम्पीट कर सकें। तो अभी पिछले हफ्ते की खबर ये है, BBC वर्ल्ड पे मैं सुन रहा था कि वो चाइना ने कहा, अभी वो लोग कह रहे थे कि भी चाइना ने क्या किया कि वो ब्रांडी पे, क्योंकि चाइना दुनिया से सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज़्यादा शराब वहाँ पे यूरोप के बाद पी जाती है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जी हमने इस पे लगा दिया आपके टैरिफ। तो वो कहने लगे कि ये क्या मतलब है, उन्होंने किया क्यों किया, तो कहते हैं कि उन्होंने किया है इसको, ये पूरी फ्रांस की मार्केट को ख़राब कर दिया, क्योंकि सबसे पहले फ्रांस ने टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि यानी ये होता है, इसको कहते हैं वेपनाइजेशन। तो अब वो टैरिफ भी उन्होंने उसको टैक्स जो है, हमारे पास कंट्रोल है हमारे मुल्क का, तो हम आपकी चीज़ों के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगा देंगे कि आप अपनी चीज़ें यहाँ बेच ही नहीं सकेंगे। तो इसको कहते हैं वेपनाइजेशन। तो कमोडिटीज़ के ऊपर जो है अभी मिसाल के तौर पे उन्होंने उनकी शराब पे लगाया, उन्होंने उनकी गाड़ियों पे लगाया। इसी तरह से अब ईरान मिसाल के तौर पे तेल, वो कहते हैं अगर हमारी तेल की सप्लाई आप तोड़ेंगे तो हम पूरे मिडल ईस्ट की तेल की सप्लाई तोड़ा देंगे। तो क्या होगा कि यानी खुद ही मिसाल के तौर पे $100 से $400 हो जाएगी। वो कैसे उड़ा सकते हैं ये बताइए। अच्छा, वो बाकायदा यानी सप्लाईज उड़ाएंगे कुवैत की, ये सऊदीया की, अबू धाबी की, कतर। तो वो क्या करेंगे, इनकी सप्लाईज को जो है उनकी पाइपलाइन उड़ा देंगे। वो कहेंगे आप इसको रीबिल्ड करते रहें। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल ही यहीं से आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वो सऊदी अरब है, इराक़ है, ईरान है तीसरे नंबर पे, कुवैत है, ये बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। तो जब इनकी ऑयल सप्लाई चली जाएंगी तो तेल की कीमत जो है बहुत ऊपर चली जाएगी। और अच्छा, फिर चाइना इसमें ज़रूर खिंच जाएगा, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर तेल इस्तेमाल करने वाला। अभी मुझे एक मेरे कह लें कि अजीज़ रिश्तेदार हैं, नौजवान हैं, तो वो अपनी शादी के बाद गए हुए थे एक मुल्क में, सिंगापुर गए हुए थे। तो वो कहने लगे कि यहाँ पे पूरा समंदर भरा हुआ पानी के जहाज़ों से, और उन्होंने मुझे तस्वीर वीडियो बना के भेजी। तो देखा कि पूरा समंदर, ये क्या हो रहा है। तो उनका ये चीन के पानी के जहाज़ सारे खड़े हुए हैं, क्योंकि गल्फ से जा नहीं सकते, और वो दूसरा जो है यानी ईरान के सामने से समंदर जा रहा है वहाँ, और यमन की भी साइड से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सामान आ रहा है यूरोप के लिए। तो कहते हैं भाई बरतानिया, अमेरिका और इसराइल के जो भी माल जाएगा तो हम उड़ा देंगे। अब इन ये सारा माल उठा के वहाँ से, क्योंकि दुनिया की फैक्ट्री कहलाती है चीन। चीन का जब सप्लाईज का इफेक्ट होगा तो पूरी दुनिया इफेक्ट होगी चीन के। तो चीन खुद आएगा कि भाई आप लोग बदमाशी बंद करें ताकि ये ईरान को मारना बंद करें, हमारे सारे के सारे जहाज रुके। हमारा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं चीन, यानी पूरी दुनिया की फैक्ट्री कहलाता है। 24, अब मुझे नई फिगर्स नहीं पता, पिछले साल तकरीबन 24 ट्रिलियन 24,000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं चीन की, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स मिला के। तो वो सबसे बड़ा सप्लायर है। जब वो इफेक्ट होगा तो वो फिर वो आएगा, वो जंग में इन्वॉल्व होगा, वो मारेगा, वो कहेगा भी आप ये बंद करें, ये क्या आप लोगों ने तमाशा लगाया हुआ कि आप ये यमन को, तो स्टेक उसका बहुत बड़ा है। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि भी ये सब चीज़ें क्या होगा कि जंग की सूरत इख्तियार करेंगी और ये सब वेपनाइजेशन होगा। तो भाई ये तेल है, फिर गैस है, नेशनल गैस है। ईरान के पास जो है वो गैस रिजर्व्स हैं, कतर के पास हैं, अज़रबैजान के पास हैं, रूस के पास हैं। ये तो तेल और गैस दोनों रूस के पास भी हैं, ईरान के पास भी हैं। तो ये क्या होगा कि भाई ये नेशनल गैस मिसाल के तौर पे अभी इंडिया का, चाइना का निज़ाम ही नहीं चल सकता है कि जब तक ये तेल ईरान का और गैस जो है ये बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से और बहुत सी चीज़ें कमोडिटीज़ हैं। तो कोई चीज़ यहाँ से हम रास्ता बंद कर देंगे। वो कहते हैं जी हमारी, अमेरिका कहता है कि हमारी रेड लाइन है, ये हमारी सुर्ख लकीर है, आपने ख़बरदार इसको पार किया। वो ईरान कहता है हम हॉर्मुज़ बंद कर देंगे, कोई यहाँ से गुजर नहीं सकता। हम देखते हैं कौन गुजर के दिखाता है। दुनिया जो है ना ग्लोबल विलेज है, उसके अंदर आप ये नहीं, कोई चीज़ नोटिस नहीं जाती, आप किसी को बंद नहीं कर सकते, निज़ाम नहीं बंद कर सकते। तो अब बातें ये हो रही हैं कि वो क्या, वो ये वेपनाइज करेंगे। वो भी जब आप करेंगे, आप उनके बंद कर देंगे, कहते हैं आप कुछ दवाइयाँ भी नहीं खरीद सकते, हम देखते हैं आप दवाई कैसे खरीदते। तो कहते हैं फिर ठीक है, फिर हम आपका भी पानी भी बंद कर देंगे, आपकी दवा हम भी बंद कर देंगे, आपका सप्लाईज बंद कर देंगे, हम आपका तेल बंद कर देंगे, पेट्रोल बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे। फिर देखते हैं कि आप लोग कैसे जीते हैं, जिंदा कैसे रहते हैं। तो ये एक पूरी दुनिया में वेपनाइजेशन होगा। तो अब ये आते हैं कि जो सिचुएशन करंट डेवलप हो चुकी है मिडिल ईस्ट में, ये किस तरफ जा रही है? वेयर डू यू सी इट गोइंग, प्रेडिक्शंस? अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पूरा मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। मेरा अंदाज़ा ये है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये पूरा मिडिल ईस्ट इसमें खिंच जाएगा।
क्योंकि अमेरिका की पूरी दुनिया में 900 से ज़्यादा एयर बेस हैं, मिलिट्री बेस हैं, नेवल बेस हैं। तो अब क्या होगा कि भाई अगर ये लोग, अगर जंग होती ईरान पे हमला होता है, फिर ईरान इसराइल पे हमला करता है, और फिर ये उन्होंने कहा कि आप अपनी कोई एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दे, अपना कोई अमेरिका के पास कोई के जो बेस कतर में, यूएई में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, सऊदीया में, सब जगह पे एयर बेस हैं, तो आप इस्तेमाल करने नहीं देंगे, आप अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दें। अगर आपने इस्तेमाल करने दी और हम पे हमला हुआ और हमें नुकसान हुआ, तो फिर आपको भी नुकसान होगा, हम आपको भी हमला करके वो एयरबेस उड़ाएंगे, हम उसको करेंगे। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि फिर जब उन पे हमला होगा और उनकी एयरबेस उड़ाई जाएगी, तो वो कहेगा जी आपके हमला हुआ। तो ये इस सब मेरा अंदाज़ा ये है, जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, अल्लाह करे, ये सारे इसमें खिंच के आ जाएंगे, सब लड़ेंगे और पूरा मिडल ईस्ट उड़ जाएगा। मेरा अंदाज़ा ये है कि इसराइल इसमें ख़त्म हो जाएगा, यानी बिल आखिर, क्योंकि वहाँ से अब ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि 5 लाख से ज़्यादा इसराइली मुल्क छोड़ के भाग गए ऑलरेडी। तो ये जब ऑफिशियल फिगर्स 5 लाख कह रहे हैं, तो मेरा अंदाज़ा यह है कि शायद 10 से 15 लाख लोग जो हैं वो जा चुके हैं। इसराइल की टोटल आबादी ही 75 लाख है, जिसमें 18 लाख फ़लस्तीनी है। हाँ, फ़लस्तीनी हैं, और तकरीबन 55 लाख 57 लाख 55 टू यानी 5.5 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली से थोड़ा कुछ ज़्यादा इसराइली यहूदी हैं इसमें। अब उसमें कुछ लोग मकामी हैं, बाकी जो हैं बाहर यूरोपियन और मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ पे आके बसे हैं। तो उसमें से ये लोग कह रहे हैं, पहले पिछले कैसे 2 लाख, अभी इन्होंने पिछले हफ्ते, इस हफ्ते फिगर्स दी हैं कि नहीं 5 लाख, ये जो हालात अभी डेवलप हुए हैं पिछले चंद महीनों 1 साल में, लोग छोड़ के मुल्क भाग गए हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन ये 10 से 15 लाख चले गए और ये लोग अब वापस नहीं आएंगे। जो मेरा अंदाज़ा ये है कि ये फ़लस्तीनी और इसराइलियों दोनों के जहन में, यानी जो सहयूनियों के और मुसलमानों के जहनों में, दोनों में एक ये बात बैठ गई है कि या अब ये नहीं या हम नहीं, यानी ये फाइनल हम मरहले में दाखिल हो गए हैं। ये यानी ये बका की जंग है जिसे कहते हैं ना, कि ये सर्वाइवल, वॉर ऑफ द सर्वाइवल है। यानी इसमें ये होगा कि ऐसा नहीं होगा कि ये लोग 2 स्टेट सोल्यूशन जो बातें कर रहे हैं, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो अब दोनों का, ये जो इसराइली छोड़ के जा रहे हैं, ये कभी वापस नहीं आएंगे जब तक कि वो जो बार बार कहते हैं ना कि भाई हमें इनको ख़त्म कर देंगे, हमास को, हिजबुल्लाह को, ईरान को, ये वो जब तक देखते रहेंगे ये थ्रेट्स बाकी हैं, कभी भी दोबारा जंग हो सकती है, तो वो वापस ही नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मौत से बहुत डर लगता है। तो कहेंगे नहीं, हमने वापस नहीं जाना। और वो वहाँ के मकामी रहने वाले नहीं हैं, वो यूरोपियन अमेरिकन हैं, दूसरे ममालिक के रहने वाले, तो वो वापस नहीं जाएंगे जब तक कि वो कहते हैं जी थ्रेट हैज़ बिन एलिमिनेटेड, ये सारे के सारे जो खदशात थे ये सब ख़त्म हो गए, तब तक ये लोग जो हैं वापस नहीं जाएंगे। अब मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो जंग होगी, ये जंग बढ़ेगी, और इसके अंदर इसराइल जितने भी जो न्यूक्स तक जाएंगे, सब कुछ कर, मेरा अंदाज़ा है कि ये सब कुछ होगा। तो वो तो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, पूरी दुनिया में होगा, पूरी दुनिया में फैलेगी और उसके नसरात होंगे। तो अंदाज़ा मेरा ये है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये सब कुछ होने वाला है। और इसमें लेकिन उसके बावजूद क्या होगा कि जब ये दूसरों को इतना नुकसान पहुँचाएंगे, तो ये एक छोटा सा मुल्क है, एक, यानी वो बकौल ईरानी जर्नल के भी वो एक हमारे एक सूबे से भी छोटा है, तो हम तो उसको चाहें तो इनहेलेट कर दें, हम तो उसको दम घोट के मार दें। तो अब होगा कि ये देखें, एक वक्त होता है ना कि भाई इंसान किस हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आप किसी जानवर को भी किसी कोने के अंदर घुसा देंगे ना, तो वो फिर एक क्या होगा कि भी चले, मैंने जितना हो सकता था मैंने अपने को बचाने की कोशिश की, फिर वो आप पे हमला करेगा। कॉर्नर टाइगर, हाँ, तो जब आप टाइगर को कॉर्नर कर देंगे तो वो आप पे हमला कर देगा। तो अब यही सूरत हाल बन रही है कि जहाँ पे ये मेरा अंदाज़ा ये है कि जो इसराइल के अंदर पूरी सिचुएशन सूरत हाल बन रही है, ये आखिर में बहुत बहुत बड़ी जंग की तरफ जाएंगे, और फिर उसमें बिल आखिर इसराइल के लोग छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन वो ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि वो बहुत बड़ी जंग करेंगे, पूरा मिडल ईस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, अमेरिका भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक्चुअली कि बिल आखिर इसराइल जो है, हाँ, इख्तिताम हो जाएगा उसका, अब उसका ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। मेरा अंदाज़ा ये है, मैं आगे गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा ये है कि मेरा ये अंदाज़ा एक और भी, मैं उससे भी बड़ी एक्सपेरिमेंट देने वाला हूँ। मेरा अंदाज़ा ये है कि यहाँ से अमेरिका के जो पूरे सारे एयरबेस हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, मिडल ईस्ट से, पूरे मिडल ईस्ट से सब ख़त्म हो जाएगा। और उसके नतीजे में क्या होगा कि अमेरिका जो है वो दोबारा सुकड़ के वहीं पे, यानी अमेरिका भी सारा खुद सबको उड़ा देगा, और अमेरिका को भी सारे के सारे मार देंगे। ओके, जब मारेंगे तो फिर ये मार खाएंगे भी। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई चीज़ नोटिस चली जाए। ये कज़ाफ़ी या सद्दाम नहीं है कि वो मार खाते रहे उसके बाद फिर से कुछ भी नहीं। आपने पिछले प्रोग्राम में या पिछली गुफ्तगू में आपने ये फरमाया था कि सिविल वॉर्स एवरीवेयर इंक्लूडिंग
अमेरिका आपने प्रेडिक्ट किया जी हाँ। हाउ डू यू सी इट नाउ? हाँ, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो करीब हो गया। अगर मिसाल के तौर पे वो 10 साल में होने वाली थी तो 5 साल में हो जाएगी, 4 साल में, 2-3 साल में। उसकी शेप और उसके क्या उसके डायनामिक्स क्या होंगे जो अमेरिकन सिविल वॉर के? सबसे बड़ी देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का कैंडिडेट है तो प्रेसिडेंसी का, उसने एक जुमला कहा है अपनी इसी साल की जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें उसने एक जुमला कहा है कि भाई अगर अमेरिका वर्ल्ड रिजर्व करेंसी नहीं रहता तो अमेरिका एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा, गरीब हो जाएगा मुल्क, और हमारे यहाँ हालात ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि वो डॉलर की देखें, बाइंग पावर डॉलर की इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी दुनिया से चीज़ें, वो सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट है, 33 करोड़ सिर्फ लोग हैं। लेकिन क्योंकि डॉलर दुनिया की 10 बड़ी करेंसीज़ में आता है, 10वें नंबर पे आता है, और वो उसकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। जब तक वो बाइंग पावर उसकी स्ट्रांग नहीं रहती तो अमेरिका जो है वो दुनिया कंट्रोल भी नहीं कर सकता, लोगों को पे नहीं कर सकता। तो ये जो पेमेंट्स हैं उनकी सारी के वो सब कमज़ोर हो जाएंगी। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इस वक्त जो है वो अमेरिका जो है वो एक जब उसका डॉलर क्रैप्स का जब ये डी-डॉलराइजेशन शुरू है, 83% दुनिया की जो रिजर्व थे वो डॉलर में थे, अभी 56% पे आ गए हैं, 83% से 56% पे आ गए हैं। जब तक ये 50% से ऊपर रहेगा तब तक दुनिया अमेरिका के डॉलर पे ही चलती रहेगी। अमेरिका का डॉलर चलता रहेगा, अमेरिका स्ट्रांग रहेगा इकोनॉमिकली। जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेगा तो वो हर तरह से स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जैसे ही ये 50% से नीचे जाता है तो अमेरिका का डॉलर बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये 30% से नीचे जाता है रिजर्व के तौर पे जो चला जाएगा, जैसे ही ये सारे ममालिक शिफ्ट होना शुरू होता है, अभी नई करेंसी जैसे लॉन्च होगी और नई चीज़ें जब आने लगेंगी तो डॉलर जो है ओवरनाइट कोलैप्स कर जाएगा। और जब अमेरिका के जो बेस हैं सारे के सारे दुनिया में, इनको चलाने के लिए पैसा साल चाहिए, ट्रिलियंस के हिसाब से ये खर्च कर रहे हैं असले पे सब, तो ये इनकी वो इतनी ताकत ही नहीं होगी। इनके तो 34 खरब डॉलर कर्जा है, नेशनल डेट है, और फिर उनका जो क्रेडिट कार्ड डेट है वो भी ट्रिलियंस में है, यानी खरबों डॉलर्स में है। फिर जो उनकी मॉर्गेजेस का डेट है वो भी, आप इतने बड़े डेट से तो ये तो वैसे ही डूब जाएगा जब ये। तो अब अमेरिका में जो सिविल वॉर का मैंने कहा था वो कहा था जब ये इनकी करेंसी कोलैप्स कर जाएगी और वो ही डॉलर जो देखिए मिसाल के तौर पे उन्होंने डॉलर को वेपनाइज किया, और वो मिसाल के तौर पे ईरान का तुमान जो है, हमारे जब मैं पढ़ने गया था कुम में तो 470 एक पाउंड जो है 470 तुमान का था, अभी वो 60,000 का है। 60,000 तुमान का एक पाउंड है। 470 से 60,000, 70-80,000 ब्लैक मार्केट में मिलता है। ये 20-25 साल के अरसे में, 30 साल के अंदर अंदर जो है यहाँ तक, अभी वो कुछ भी नहीं था, ऐसे तो 1000 तक गया था, तो या फिर एकदम से जब उन्होंने उसको वेपनाइज किया। इस तरह से अभी चंद साल में, गुज़श्ता चंद सालों में, बरसों में ये लुबनान में हो गया, अफ्रीका के बहुत से ममालिक में हुआ है। अब जहाँ पे वो चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान का 60 रुपये से एकदम से अभी 400, 300, 280 रुपये पे हो गया। तो क्या होगा कि 60 रुपये का पाउंड था और अभी इस वक्त 360 रुपये का है, तो अभी 400-500 तक खुदा ना करे जा सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि यानी वो उन्होंने अपने करेंसी को वेपनाइज किया, तो अब क्या होगा कि उनके खिलाफ भी सबके सब वैसे ही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जैसे ही वो डॉलर कोलैप्स करेगा तो अमेरिका में सिविल वॉर हो जाएगी, क्योंकि लोगों का खाने को नहीं होगा, क्योंकि उनकी बाइंग पावर खत्म हो जाएगी। वो अपने बाहर से जो चीज़ें ला रहे हैं वो उनके पास ख़रीदने की ताकत नहीं रहेगी, तो जब वो ख़रीदने की ताकत खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे सिविल वॉर हो जाएगी। That's well summarized, किबला। सो आखिरी एक जो आप ग्लोबल समरी देना चाहें तो उसके साथ हम इस गुफ्तगू को खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए दुनिया भर में एक तब्दीलियाँ आ रही, जो मैंने पहले कही थी बातें, मैं उसी पे कायम हूँ कि एक फूड शॉर्टेज होगा, तो यानी फूड मैंने पहले 2-3 साल पहले कहा था, लेकिन यानी ये कब होगा कि ये मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर जंगें होती हैं तो उसके अंदर वही खाने पीने के राशन, यानी होर्डिंग नहीं है ये यानी खाने का अंबार नहीं है, यानी जो कहते हैं ना कि जिसको आप खाने का अंबार लगाना जो है वो जायज़ नहीं है दूसरों को, नहीं, ये वो नहीं है, बल्कि अपनी ही ज़रूरत का खाना अपने पास पहले से हम 1 महीने का लेते हैं, तो हम चंद महीनों का, 6 महीने का, साल का खाना पहले से रख लें, खुश्क चीज़ें जो ख़राब नहीं होती हैं। और दूसरी ये कि भाई बॉर्डर्स चेंज होंगे, चाहे हम उसको पसंद करें ना करें, लेकिन ये नहीं दोबारा एक हालात उसी तरफ जा रहे हैं जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद बहुत से नए ममालिक बने थे, तो बहुत से ममालिक ख़त्म होंगे, बहुत से नए ममालिक बनेंगे, बहुत से ममालिक के बॉर्डर तब्दील होंगे, वो बड़े हो जाएंगे, बहुत से छोटे हो जाएंगे। यानी ये दुनिया भर में तब्दीलियाँ, जो मैं ये हतमी तौर पे नहीं कह सकता, मुझे यकीन नहीं है, ना मुझे पता कि कैसे होगा, लेकिन एक जो रिसर्च है वो ये सब चीज़ें हुई हैं साबिक़ा दुनिया में भी, पहली जंग अज़ीम के बाद भी हुई हैं, दूसरी जंग अज़ीम के बाद भी हुई हैं, और अब भी दोबारा जंगों के नतीजे में यही सब कुछ होगा। ये एक तारीख़ है जो होती रही है, और हिस्ट्री रिपीट से तारीख़ अपने को दोहराती है। तो अब मैं कि हतमी तौर पे कोई मेरे पास इल्म गैब तो नहीं है, और ना ही मेरी जो मैं तहक़ीक़ करता हूँ, मेरे तहक़ीक़ का नतीजा ये है
Sure. कि ये होती नज़र आ रही हैं चीज़ें। थैंक यू वेरी मच मलान, बहुत बहुत शुक्रिया।